पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण था और अब देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण है, अर्थात 8 नवंबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ये भारत में सायंकाल 5:32 पर स्पर्श करेगा, यानी दिखाई देना शुरू करेगा, और 6:18 पर मोक्ष हो गया आएगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो 9:32 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं उस दिन तुलसी का पूजा का विशेष महत्व है, तो वो सुबह अपना पूजन कर सकते हैं। 9:32 तक का समय उनके लिए काफ़ी पर्याप्त है, वो पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों को शाम को आरती कराना है, तुलसी की आरती करना है, तुलसी के और कार्यक्रम करना है, दीपक जलाने हैं, वो शाम को 6:18 के बाद कर सकते हैं, क्योंकि दीपक का समय लगभग वही होता है। तो किसी प्रकार का ग्रहण का ऐसा नहीं है कि जिसके कारण से आपका पर्व कहीं से प्रभावित हो। एक चीज़ तो ये मन में आप भय न रखिए कि हम उस दिन अब क्या करें, अब सूतक लग गया है, क्या करें क्या नहीं करें, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सूतक जो है 9:32 पर है। तो 9:32 तक का समय ऐसा है कि आप सुबह जो है तुलसी जी का पूरी तरह से विधिवत पूजन कर सकते हैं, और शाम को 6:18 के बाद में जब मोक्ष हो जाएगा तो सूतक अपने आप समाप्त हो जाता है। तो उस समय आप फिर से स्नान करके अपना तुलसी का पूजन कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं, सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई बड़ा व्यवधान नहीं है। हाँ, ये है कि हम दोपहर में करते थे तरह तरह का पूजन, वो इस बार थोड़ा सा व्यवधान रहेगा, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा। एक चीज़, इस ग्रहण में क्या करें और क्या न करें, ये ज़्यादा जरूरी है। जो लोग किसी से दीक्षा लेना है, वैसे नियम ये है कि ब्राह्मणों को दीक्षा सन्यासी से लेना चाहिए, और बाकी लोगों को दीक्षा ब्राह्मण से ले सकते हैं, या सन्यासी उपलब्ध हो तो सन्यासी से ले सकते हैं। नियम जो है, बाकी आपके पास सुविधा है, आप जैसा चाहें। तो ग्रहण के समय में जब हम अगर दीक्षा लेते हैं तो वो दीक्षा सबसे ज़्यादा पूर्णकार होता है। गर्भवती महिलाओं को तो सावधानी रखना ही आवश्यक है। कुछ भी ना हो, लेकिन एक मन में तो आपके पास भय है, और मन में जब भय है तो आप अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो बाहर ना निकलें, ग्रहण को न देखें। सूतक काल में जो है उनके लिए जो है 5:32 के और 6:18 के बीच में दवा वगैरह इस सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते करें। उससे पहले अगर डॉक्टर ने परामर्श दिया है और परेशानी है तो आप दवा ले सकते हैं। आवश्यक जो सावधानियाँ वो आप कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि काया है तब धर्म है। शरीर की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा है, और जो भी उसकी किरण है। अब आप देखिए कैसे प्रभाव पड़ाता है। कुमुदिनी एक फूल होता है, तमाम जगह आपने देखा होगा जहाँ जल भरा हुआ है सड़क के किनारे, वहाँ एक सफ़ेद रंग का फूल खिलता है, उसको कुमुदिनी का फूल कहते हैं। कहीं कहीं उसको बगुला का फूल कहते हैं, आजकल बाज़ार में खूब दिखता भी है। कुमुदिनी जल हर वसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। कुमुदिनी के ऊपर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तभी वो खिलता है, और जब चंद्रमा की किरणें नहीं पड़ती हैं तो नहीं खिलेगा। और आप देखेंगे इस समय 6:18 तक वो मुरझा करके रहेगा, किरणें नहीं पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जब जीव जंतु पौधे पशु पक्षियों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार की रश्मियों का, चंद्रमा के निकलने वाली रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। जल में आप देखें, जल में तमाम प्रकार की हलचल से होती, जिस समय
चंद्र ग्रहण पड़ता है, क्योंकि जल का प्रतिनिधित्व करता है, मन का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है। मन की तमाम के प्रकार की अस्थिरता, तमाम प्रकार के सोच में परिवर्तन होता है। तो आपको प्रशोध, घृणा, लोभ, वासना, इन तरह की चीज़ों को मन में ग्रहण के समय में नहीं आना चाहिए। और आना तो वैसे भी कभी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस समय तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। क्या करें? आप उस समय कोई भी धार्मिक पुस्तक ले लें, गीता ले लें, हनुमान चालीसा ले लें, रामायण ले लें, जो सरल है आप उनका पाठ कर सकते हैं, उनको पढ़ें। आप मूर्तियों को स्पर्श न करें। आपके यहाँ भोजन बना हुआ है, उस दिन पकवान बनते हैं, अच्छे अच्छे सी सारी सब चीज़ें बनती हैं। तो जब आपका पकवान बना हुआ वो ख़राब ना हो जाए, तो उस पर क्या करते हैं, तुलसी के डाल देते हैं। तुलसी की पत्ती है जो है उसमें हम रख देते हैं। दूसरी चीज़ उसमें हम एक और सावधानी रखते हैं। हमारे यहाँ पैती बनती है, तो उसके डंठल को उसको हम डालते हैं, तो उससे भी सूतक का प्रभाव क्षीण होता है। तो ये हम सावधानियाँ रख सकते हैं। दूसरी, हम नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करते। नुकीली जैसे चाकू है, तमाम सारी चीज़ों, उसका आपका दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, मन का संतुलन बिगड़ता है। तो वो मन के संतुलन को संभालने के लिए तो आप धार्मिक पुस्तक पढ़िए, ज़्यादा बहस मत करिए, ज़्यादा तमाम प्रकार के सारी चीज़ों पर उत्तेजित मत आइए, छोटी छोटी बातों पर, क्योंकि मन की अस्थिरता बढ़ती है। और मन को शांत करने का में सबसे बड़ा अहम रोल चंद्रमा का रहता है। इस ग्रहण में आप अच्छे ग्रंथ का पाठ करिए। अब है क्या, एक महीने में कार्तिक अमावस्या और कार्तिक पूर्णिमा, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण पड़ा। आपने देखा सूर्य ग्रहण के बाद में कितनी जगह दुर्घटनाएं हुई, कहीं पुल टूटा, तमाम सारे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, तमाम प्रकार का डेंगू का भी प्रभाव बढ़ ही रहा है। मैंने पीछे एक चैनल में भी कहा था कि इस तरह की प्रभाव होगा, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। चंद्रमा का जब प्रभाव हुआ तो मानसिक रूप से डिप्रेशन के प्रति बहुत सावधानी रखनी। आप ऋणात्मक सोचिए नहीं, धार्मिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे, धार्मिक चीज़ों की बात करेंगे, धार्मिक उसमें अच्छी तरह से अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से अच्छी तरह से बात करिए, तो आपको उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। ऋणात्मक ऊर्जा आप अपने आसपास ना आने दें, एक बात। दूसरी बात, जब आप ग्रहण का मोक्ष हो जाए 6:18 के पास, आपके जितने जो आपके घर में मंदिर है, उन मूर्तियों को पुनः स्नान कराएं। आप योगोपवीत धारण करते हैं, यानी जनेऊ धारण करते हैं, तो उसको आप पुनः बदल लें। आपके जो वस्त्र हैं उनको बदल करके फिर से भगवान के जो वस्त्र हैं उनको बदल करके दोबारा दूसरे वस्त्रों करें, उनका श्रृंगार करें, उनका भोजन करें, और उनको फिर से प्रसाद बनाएं, आरती करें, सब कुछ करें फिर से। तो आपको एक मानसिक जो द्वंद्व है वो द्वंद्व खत्म हो गई। रात को भी तुलसी का हम पत्ती नहीं तोड़ते रात को सूर्यास्त के बाद, लेकिन दीपक जलाते हैं। तो रात को आप दीपक जला सकते हैं और अच्छी तरह से दीपक जला सकते हैं, क्योंकि 6:18 के बाद में किसी प्रकार का कोई सूतक नहीं है। आप कहते तो हैं देव दीपावली, देवताओं की दीपावली होती है, तो आप नदी में भी जाकर के दीपक जला सकते हैं, नदी में जाकर के स्नान कर सकते हैं, लेकिन सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये ग्रहण भरणी नक्षत्र और मेष राशि पर पड़ा रहा, तो उनको तो विशेष रूप से कष्ट मिलना ही है, जिनकी मेष राशि है। और जिनकी वृष है उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, उनको भी सचेत रहने की आवश्यकता है, उन्हें भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए। और जो लोग ग्रहण देखने के कई बार बड़ी रुचि होती है उनको ग्रहण देखने की, तो वो चश्मे के माध्यम से, एक प्रकार का चश्मा बनता है, उसके माध्यम से तो ग्रहण देख सकते, लेकिन खुली आंखों से ग्रहण बिल्कुल कतई भी किसी भी राशि के लोग ना देखें। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये ग्रहण काफ़ी लाभदायी होगा, व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। कर्क वालों के लिए भी काफ़ी विशेष सफलता देने वाला है, उनके लिए निजी सुख में वृद्धि होगी, मांगलिक कार्यों की दिशा में उनका प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी धन लाभ, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। और जिनकी कन्या राशि है तो थोड़ा सा मन चंचल हो सकता है,
व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। तुला राशि के लिए व्यर्थ की चिंता रहेगी, पारिवारिक चिंता रहेगी, आर्थिक तनाव रहेगा। वृश्चिक के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, तनाव मिल सकता है। धन के लिए भी व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मान सम्मान में प्रभावित हो सकता है। मकर राशि के लोगों को भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए, कुंभ को भी नहीं देखना चाहिए, इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, और ना ही मीन राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा। लेकिन जितना मीन राशि के लिए पिछला ग्रहण काफ़ी कष्टदायी था, अब वो कष्ट खत्म हो जाएगा। एक ग्रहण का प्रभाव दूसरे ग्रहण तक रहता है, यानी जो सूर्य ग्रहण का था वो सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस ग्रहण में समाप्त हो जाएगा। अब चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा जब तक कि अगला ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से ग्रहण में आप क्या करें क्या नहीं करें, ये हमने आपको बताया, और उसको पूरी तरह से अगर आप कार्य करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ग्रहण का लाभ भी मिलेगा, और लापरवाही आपके लिए कहीं न कहीं कष्टदायी हो सकती है। अब हम चलते हैं साप्ताहिक राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल में एक सज्जन का सवाल आया था पिछले एपिसोड में। हमने कहा था तुलसी की 2.5 पत्ती करना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए विष्णु जी को, यानी शालिग्राम जी को। तो उसका सवाल था कि 2.5 पत्ती 2 और 3 क्यों नहीं है। उसका कारण है कि जो तुलसी पूर्व जन्म में थी वो वृंदा थी, और वो भगवान विष्णु की उपासक थी, उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी और पति की तरह से ही उनकी पूजा करती थी। तो पति नहीं हो पाए, पति के रूप में नहीं प्राप्त हो पाए, लेकिन जब उन श्रापित हो गए विष्णु तो वो शालिग्राम बन गए और वृंदा तुलसी बन गई। तो एक पत्ती तुलसी की, एक पत्ती शालिग्राम की, और आधी पत्ती रहती है विद्या की। इस प्रकार से 2.5 पत्ती का प्रयोग बताया गया है, उस प्रयोग को करें। कारण ये था। अब जिनकी मेष राशि है, मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड नहीं है, कुछ न कुछ तनाव उनको मिल सकते हैं। ख़ास तौर से उनको 4-5 की जो तिथियाँ, 5-6 की जो तिथियाँ हैं वो व्यर्थ की उलझनें दे सकती हैं, स्वास्थ्य में परेशानी दे सकती हैं। 7-8 को मन ठीक रहेगा, भौतिकता भी रहेगी, लेकिन फिर भी तनाव रहेगा, पारिवारिक और मानसिक रूप से वो रहेगा। और 9-10 की तिथियाँ उनके लिए आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 11-12 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 11 को शुक्र जो है बदलेगा और वो वृश्चिक पाएगा। देव जागृत हो गए, फिर भी शादियां नहीं होंगी। शादियां इसलिए नहीं होंगी कि 24 तारीख तक, 24 नवंबर तक शुक्र अस्त है, और शुक्र के अस्त होने के कारण से, या बृहस्पति के अस्त होने के कारण से, या खर मास होने के कारण से मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इस कारण से 24 तारीख से आपके मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे, जो एक लंबे समय तक इस वर्ष चलेंगे और खूब अच्छी तरह से चलेंगे। लेकिन इस बीच में आप लड़की दिखाने का, लड़का दिखाने का, गोद भराई का, ये सारी रस्में कर ली, ये विवाह नहीं है। मांगलिक कार्य तो विवाह को ही मानते, यज्ञोपवीत को मानते। इस कारण से इनमें आप खरीदारी कर सकते, सब कुछ कर सकते। जिनकी वृष राशि है, पारिवारिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। लेकिन ये ग्रहण आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं, मन खराब करेगा, और मन खराब करेगा। ख़ास तौर से आपको भाई बहनों की तरफ से तनाव मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। 5-6 को आर्थिक प्रयास सार्थक होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिल सकता। 7-8 को जारी प्रयास सार्थक होगा, लेकिन मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, तनाव रहेंगे, घर से बाहर न निकलें, व्यर्थ के झगड़ा विवाद से बचें। 9-10 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 11-12 को यश, धन, पद, प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है, रुपए पैसे के मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी मिथुन है उनके लिए सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी लाभदायी है, रुका हुआ कार्य हो सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सुखद स्थानांतरण हो सकता है। 5-6 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। 7-8 को यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता, लेकिन कुछ व्यवधान भी रहेंगे। 9-10 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, अपनों से
क्लेश बन सकता है, व्यर्थ का मानसिक उलझने रहेंगी। वहीं 11/12 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी कर्क राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, यश कीर्ति में भी लाभ मिलेगा। और आपके लिए ग्रहण अच्छा, लेकिन देखें नहीं, ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा है, फिर भी आप देखें नहीं, ये एक बहुत सावधानी। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा, इस कारण से सावधानी रखें। खास तौर से वो लोग जो विवाह की दलीज पर हैं, प्रेम प्रसंग में कुछ व्यवधान आ सकता, अपयश बन सकता है। 5-6 की तारीखें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 7-8 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर की महिला या महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 9-10 को व्यवसायिक प्रतिष्ठा मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। वहीं 11-12 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए ये ग्रहण काफ़ी सुखद और उत्साहवर्धक है। रुपए पैसे के मामले में लाभ मिल सकता है। ये बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी आप ग्रहण देखें नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रहण के कालखंड में पूजन पाठ, जिस देवी देवता में आपका विश्वास है उनका पूजन पाठ करें। आपके लिए 5-6 कहीं से भी अच्छी तिथियाँ नहीं है, मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती है, यात्रा देशाटन हो सकता। लेकिन 7-8 काफ़ी अच्छी है, भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफल मिलेगा, धार्मिक आर्थिक प्रयास सार्थक होंगे। 9-10 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। और 11-12 को यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, सुखद समाचार मिलेगा। जिनकी राशि कन्या है, उनके लिए ये ग्रहण काफ़ी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। धन व्यय होगा, धन में तनाव मिल सकता है। लेकिन 5-6 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 7-8 को यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 9-10 को व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 11-12 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, महिला अधिकारी या पारिवारिक महिला जो मुखिया है उसका सहयोग मिल सकता है, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति आएगी। जिनकी तुला राशि को व्यर्थ की उलझने ग्रहण देगा। और कैसे देगा? भाई बहनों की जिम्मेदारी, पारिवारिक मामलों में तनाव, इस तरह की जिम्मेदारियों के कारण से आपको ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ये सप्ताह में आपके लिए 5-6 जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, उनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपनों से ही तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझने मिलेंगे। लेकिन 7-8 आपके लिए अच्छी है, जीवन साथी का सहयोग मिल सकता, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 9-10 को तनाव मिल सकता है, मन अशांत हो सकता, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। उदर विकार या चर्म रोग की संभावना है। 11-12 को आर्थिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको मन खिन्नता बढ़ाएगा, मन शांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती है, तो उन्हें स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और 5-6 उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 7-8 को संतान के दायित्व की मिलेगा, आप साहित्य अच्छा पढ़ें, लिखने पढ़ने का काम, कला, ललित कला, इनमें अगर रुचि है उस दिशा में भी सफलता मिल सकती है। लेकिन 9-10 आपके लिए तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। 11-12 को व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, उपहार या सम्मान में व्यवधान आ सकता है, व्यर्थ की उलझने हो सकती हैं, किसी से झगड़ा विवाद से बचें। जिनकी धनु राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का रहेगा, यात्रा देशाटन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 3-5-6 तारीख को पारिवारिक मामलों में प्रगति होगी, लेकिन किसी पारिवारिक महिला के कारण से ही तनाव मिल सकता। 7-8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। लेकिन 9-10 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। विरोधी भी तनाव दे सकता, मन खिन्न हो सकता है।
11-12 आपके लिए महत्वपूर्ण है। उपहार सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मकर राशि है, मकर राशि के लिए अपने ही लोगों के बीच में संतान है, जीवन साथी है, इन लोगों के कारण से तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 5-6 को भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 7-8 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है। व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। 9-10 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। जीविका के क्षेत्र में वृद्धि होगी। 11-12 धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए सप्ताह उत्तम, लेकिन ग्रहण ना देखें, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव मिक्स रहेगा, मिला जुला रहेगा। आपके लिए बहुत अच्छा, लेकिन आर्थिक तनाव की कहीं न कहीं स्थितियाँ बनेगी। 5-6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 7-8 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अधीनस्थ कर्मचारी से सहयोग मिल सकता है। 9-10 को किसी पारिवारिक महिला के कारण से तनाव मिल सकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 11-12 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी ग्रहण न देखें। पिछले ग्रहण का जो प्रभाव क्षीण था वो प्रभाव अब समाप्त हो गया। सूर्य ग्रहण का, अब चंद्र ग्रहण का थोड़ा सा आंशिक प्रभाव रहेगा। मन की शीतलता रहेगा, मन में एक भय रहेगा। आप 5-6 को व्यस्तता रहेगी, भाग दौड़ रहेगी, मन कहीं न कहीं खिन्न रहेगा। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। 7-8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धार्मिक प्रयास सार्थक हो गए। 9-10 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 11-12 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। इस ग्रहण में चंद्रमा का ग्रहण है और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में कहीं भी किसी के प्रति भी असंतोष ना हो, ईर्ष्या नहीं हो, घृणा नहीं हो, किसी से बदले लेने की भावना नहीं हो, किसी की रुपया पैसे की बेईमानी करने की भावना नहीं हो। नहीं, ग्रहण आपको काफ़ी कष्ट देगा, बहुत तनाव देगा। आप भगवान की शरण में जाइए, प्रभु की शरण में जाइए, भगवान कृष्ण की शरण में जाइए, भगवान शिव की शरण में जाइए, हनुमान जी की शरण में जाइए, किसी की शरण में जाइए और भगवती तुलसी और शालिग्राम का पूजन करें। ये आपका कल्याण करें।